बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम दो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें नंबर 1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है सोर्स कोड की डेफिनेशन और नंबर 2 पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन। दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको मार्क कर लीजिए, बहुत दफ़ा पेपर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं सोर्स कोड की डेफिनेशन क्या है। A program written in a high level language is called source program। कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड किया गया है, लिखा गया है, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहां कंप्यूटर से मुराद क्या है? प्रोसेसर। तो ये हम बात पहले से जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उन स्टेटमेंट्स को जो किस में लिखी होती हैं जी? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी होती हैं, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, पास्कल के अंदर, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। तो ये बात जो है वो हम ऑलरेडी जो है जानते हैं कि हमारा जो सोर्स कोड है जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमारा कंप्यूटर यानी कि प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक कि वो कन्वर्ट ना कर दिया जाए मशीन कोड के अंदर। इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। उसे सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा या करना पड़ेगा हमें किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या है उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो ये सोर्स कोड की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन। वेरी सिंपल, अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है या मशीन लैंग्वेज में है, उसको हम क्या कहेंगे जी? ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे, या फिर हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, मशीन कोड भी उसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड एक ही बात है। कंप्यूटर हमारा यानी कि हमारा प्रोसेसर जो है वो इन ऑब्जेक्ट कोड्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड किस में होता है? आपका 0 1 के अंदर। ठीक है जी। तो हमारा प्रोसेसर जो है वो 0 1 के अंदर लिखे हुए कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन। तो सोर्स कोड हो गया और ऑब्जेक्ट कोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो अपनी इस एनोलॉजी वाली डायग्राम के ऊपर लेके आए, तो ये अगर आप देख सकते हैं, ये वाला जो कोड है यहां से लेके यहां तक ये कोड, ठीक है जी, ये कोड सी लैंग्वेज का कोड है। आप सोच रहे होंगे मैंने इस स्टेटमेंट को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट नहीं है। ये क्यों सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट नहीं है, ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो अपना कोड करेंगे। तो अब आप देखेंगे ये जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ये वॉइड मेन ऐड, ये इंट ए बी सी, इंट ए इज इक्वल टू 10 बी, जितनी भी ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये सारी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं, सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, और हमारा प्रोसेसर इनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास सी का सोर्स कोड हुआ, सोर्स प्रोग्राम हुआ हमारा सी लैंग्वेज का। ठीक हो गया। तो इस कोड को हमारा ये वाला जो प्रोसेसर है, ये वाला प्रोसेसर ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक कि ये वाला कोड जो है वो पहले किसी ट्रांसलेटर के पास ना चला जाए और ट्रांसलेटर उसको कंपाइल कर दे 0 1 के अंदर, बाइनरी कोड के अंदर, मशीन कोड के अंदर, तो उसके बाद हमारा प्रोसेसर जो है वो उसको डायरेक्टली या उसको फिर एग्जीक्यूट जो है वो कर सकता है। तो ये हमारे पास सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन हो गई। तो ये भी बात ऑब्जेक्ट कोड की होगी कि जब ये कोड जो है ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको हम सोर्स कोड नहीं कहेंगे, फिर इसको हम क्या कहेंगे? मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। उसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 में हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो यहां इसको एक दफा दोबारा हम रीड करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो उनको कह रहे डिस्क्राइब करें और उनका इस्तेमाल क्या है वो भी बताएं, और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी आप डिस्कस करें। तो हम जल्दी से डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन के ऊपर हम जाएंगे। तो
शुरू में तो वही बात वो हमें दोबारा जो है वो बता रहा है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। बिल्कुल जी, हमारा कंप्यूटर जो है यानी प्रोसेसर सिर्फ 01 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल आर असेंबली लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, वो कंप्यूटर पर डायरेक्टली रन नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे हाई लेवल में लिखा गया प्रोग्राम यानी कि सी, जावा, C++ में, वो तो ठीक है, वो तो बात समझ में आती है कि कंप्यूटर पे डायरेक्टली रन, प्रोसेसर उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए 01 में। तो ये असेंबली लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज है जी, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में 01 में कोड तो नहीं होता। असेंबली लैंग्वेज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसमें निमोनिक्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है जी, हम कुछ स्पेशल करैक्टर्स यूज करते हैं प्री डिफाइन, तो वो 01 का कोड तो नहीं है। उन स्पेशल करैक्टर या सिंबल्स को, उन निमोनिक्स को पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा 01 में, और उसके लिए हमने लास्ट टाइम बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज के लिए एक स्पेशल ट्रांसलेटर होता है, ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। तो असेंबलर जब तक असेंबली लैंग्वेज के कोड को भी कन्वर्ट ना कर दे 01 में, ये कोड भी प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इवन दो कि असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है। तो क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में की थी कि लो लेवल लैंग्वेज से मुराद जो है वो ये है कि हर वो लैंग्वेज जिसके जरिए हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। हार्डवेयर से मुराद स्पेशली जो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं, जो मेमोरी है, ये जो हाई स्पीड मेमोरी है, इसमें डाटा मूव करना, इसमें डाटा स्टोर करना, और फिर उस डाटा के ऊपर जो है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या इस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो अगर हम किसी लैंग्वेज के जरिए प्योरली इस टाइप के हार्डवेयर को या प्रोसेसर को जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो भेज सकते हैं, तो वो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक स्टेप हायर है हमारे मशीन कोड जो मशीन लैंग्वेज है। एनीहो, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। तो लाजमी तौर पे पहले तो हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उसके बाद हमारी जो है वो एग्जीक्यूशन हो सके। यानी कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है या मशीन असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, उसको लाजमी तौर पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा एग्जीक्यूशन से पहले। तो लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हैं वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये जो कि कन्वर्ट करते हैं उन प्रोग्राम्स को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, किसमें? मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर हो या उसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह लें, ये ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि हाई लेवल जो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं या प्रोसेसर्स होते हैं, ये उस मशीन में जो प्रोसेसर है यानी कि वो जो हार्डवेयर है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको सामने रखते हुए हमारे जो सोर्स कोड हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, उनको कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर। तो इसका मतलब है इनके पास जो है वो उस हार्डवेयर की जो है वो उसका नॉलेज होता है और ये उस हार्डवेयर को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको समझते हैं। तो इसलिए इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकते जो हार्डवेयर को जो है वो उसके यूजेज को जानते हैं, उस रिसोर्स को पहचानते हैं, उसके साथ वर्क कैसे करना है वो जानते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होंगे। जैसे आप देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, या हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, या सबसे एक बड़ा मेजर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मुकम्मल हार्डवेयर को, इवन दो आपकी रैम यानी मेमोरी मैनेजमेंट भी वो कर रहा होता है, तो ये भी लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, यानी कि जावा है तो उसका अपना ट्रांसलेटर होगा, सी है तो उसका अपना ट्रांसलेटर होगा। ऐसा नहीं है कि हम वीबी के ट्रांसलेटर से सी का कोड ट्रांसलेट कर दें या सी के ट्रांसलेटर से जावा का कोड ट्रांसलेट कर दें। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कहें कि उर्दू लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो हम इंग्लिश कंटेंट के ऊपर अप्लाई कर दें और इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो उर्दू में हम यूज़ करें, उर्दू के कंटेंट के उसके ऊपर उसको अप्लाई कर दें। तो ये मुमकिन नहीं है। तो हर लैंग्वेज का अपना जो है वो ट्रांसलेटर होगा। अब ट्रांसलेटर की जो है वो काम करने के लिहाज से 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटर की यानी लैंग्वेज प्रोसेसर की वर्किंग के लिहाज से, ये काम किस तरह करते हैं उसके लिहाज से इनकी जो है वो 3 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और फिर तीसरा असेंबलर।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपाइलर ये कैसे काम करता है। तो कंपाइलर भी एक सिस्टम प्रोग्राम है, एक ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में। तो बिल्कुल सारे ट्रांसलेटर यही काम करते हैं। यानी यहां तक अगर डेफिनेशन देखी जाए, यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन देखी जाए, तो सारे ट्रांसलेटर तो यही काम कर रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क कहां आएगा कंपाइलर का? फर्क डालेगा ये वाला जो कीवर्ड है, एज अ होल। तो वो कह रहा है जी कंपाइलर एज अ होल किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहां इस एनालॉजी वाले जो है वो डायग्राम के ऊपर आते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि सी का कोड लिखा हुआ है और सी के कोड में यहां से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, फिर ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन हैं, ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी सी की स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब अगर कंपाइलर इस कोड को ट्रांसलेट करे तो वो क्या करेगा? कंपाइलर यहां से इस वाइड मेन से जो है वो कोड को रीड करना शुरू करेगा। तो इसको रीड करेगा, देखेगा इसमें एरर तो नहीं, इस लाइन में कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, इस लाइन में कोई एरर नहीं है, इस लाइन में कोई एरर नहीं है, और उसको इस लाइन में a = 10 में हम मान लेते हैं कि उसको एक एरर मिल जाता है इस लाइन में। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस एरर को नोट कर लेगा, लेकिन वो आगे चलेगा भी और इस लाइन को भी चेक करेगा, इसमें एरर तो नहीं है, इस लाइन को भी चेक करेगा, इसमें एरर तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जब ये सारा वो स्कैन कर लेगा, सारे प्रोग्राम को वो रीड कर लेगा एज अ होल, यानी मुकम्मल तौर पे रीड कर लेगा, तो बाद में क्या करेगा? हमें इस एरर को जो है वो डिस्प्ले करवा देगा, इस एरर को डिस्प्ले करवा देगा अपनी हमारी स्क्रीन के ऊपर और कहेगा कि आप इस एरर को दूर करें, और जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे मैं आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा भी ट्रांसलेट नहीं करूंगा, यानी मैं बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करूंगा। चाहे इसके अंदर सिर्फ एक एरर है, चाहे आपने बाकी 1000 लाइनें बिल्कुल ठीक लिखी हैं, लेकिन इसके अंदर एक रूल्स की खिलाफ वर्जी है। आपने रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनके रूल्स को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। तो आपने एक सिंटैक्स जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की है। फॉर एग्जांपल आपने यहां सेमीकोलन जो है वो लगाना था, आपने नहीं लगाया, तो कहेगा आपने बाकी सब ठीक किया लेकिन एक एरर है, मैं आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करूंगा जब तक वो एरर आप रिमूव नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डेवलपर क्या करेगा? प्रोग्रामर इस एरर को रिमूव करेगा और दोबारा से ट्रांसलेट करेगा इस प्रोग्राम को। तो कंपाइलर इस प्रोग्राम को दोबारा ट्रांसलेट करता जाएगा और यहां पहुंचेगा तो अब इसमें एरर नहीं है, और वो अब क्या करेगा? सारे कोड में उसको जब कोई एरर नहीं मिलेगा तो हमारा जो ट्रांसलेटर है यानी कि जो कंपाइलर है वो क्या करेगा? इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड जनरेट कर देगा। यानी हमारा कंपाइलर क्या करेगा? उसको जैसे ही सोर्स कोड मिलेगा, ये सोर्स कोड हमने इसको दिया, कौन सा सोर्स कोड? ये वाला सोर्स कोड, ठीक है जी, ये सी वाला सोर्स कोड। तो कंपाइलर के पास जैसे ये सोर्स कोड आया, कंपाइलर ने उसमें एरर जो है वो ढूंढा, उसको कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि अगर उसको एरर मिलेगा तो वो ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, एक लाइन भी ट्रांसलेट फिर नहीं करेगा। तो जैसे ही कंपाइलर को बगैर एरर के कोड मिलेगा तो कंपाइलर उसका ऑब्जेक्ट कोड बना देगा, पूरे सोर्स कोड का एक लैदा से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। बल्कि आप ये कहें कि एक लैदा से फाइल बना देगा। एक फाइल तो आपकी ये सोर्स प्रोग्राम की फाइल हो जाएगी ना। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसका फॉर एग्जांपल हम नाम रख लेते हैं टेस्ट डॉट। सी लैंग्वेज में जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी होती है। तो हमने फाइल का नाम टेस्ट रख लिया और एक्सटेंशन डॉट सी। तो सोर्स प्रोग्राम फॉर एग्जांपल यही समझ लें, ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को हमने सेव किया किस नाम से? टेस्ट डॉट सी के नाम से। और ये फाइल, ये सोर्स प्रोग्राम जब कंपाइलर के पास आया, इसने इसको ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो इसने एक नई फाइल बना दी और उसका नाम क्या रख दिया? पहले तो वही रखेगा टेस्ट डॉट, और अब क्यों उसने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट कोड, तो इसका रख देगा नाम टेस्ट डॉट ओबीजे, ठीक है जी, ओबीजे फॉर ऑब्जेक्ट। और इस फाइल में क्या होगा? इस सोर्स फाइल में क्या है? ये वाला कोड लिखा हुआ है, ये सारा सोर्स कोड है जो सी के प्रोग्राम का सोर्स कोड है। और जब ये सोर्स कोड कंपाइलर के पास आएगा,
एरर उसमें कोई नहीं होगा, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड बना देगा, और ऑब्जेक्ट कोड में क्या होगा 010001 एंड सो ऑन। पहली लाइन का ऑब्जेक्ट कोड, दूसरी लाइन का ऑब्जेक्ट कोड, तीसरी लाइन का ऑब्जेक्ट कोड। तो ये एक मुकम्मल फाइल बना देगा, एक सेपरेट फाइल बना देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल कहेंगे। तो कंपाइलर हमारे लिए ये काम करेगा। तो आगे वो कह रहा है कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर जो है हमारा सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल जी हम बता चुके हैं। ये मशीन कोड इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और ये ऊपर हम शॉर्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मशीन कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम। अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आ चुका है, अब आप इसको एक दफा रन कर प्रोसेसर से रन करवाएं, 2 दफा करवाएं, 1000 दफा या लाख दफा, आपको बार बार इस सोर्स कोड को कंपाइलर से ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास ये फाइल आ चुकी है, और अब आप इसको जितनी दफा मर्जी एग्जीक्यूट करवाना चाहें आप इसको करवा सकते हैं। तो ये कंपाइलर ऐसे काम करता है। आगे वो कह रहा है कंपाइलर चेक करता है हर स्टेटमेंट को सोर्स प्रोग्राम में और जनरेट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन। तो हर स्टेटमेंट को कंपाइलर जो है वो चेक करेगा, और इसका मशीन कोड जो है वो जनरेट जो है वो करता जाएगा, अनटिल अगर उसको कोई एरर मिल गया तो वो फिर आपको एक भी जो है वो इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके नहीं देगा। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर, यानी सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं, जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। अगर आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, यानी आपने ये ब्रैकेट यहां लगानी थी या आपने नहीं लगाई, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा। आपने सेमीकोलन लगाना था, नहीं लगाया, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा, रूल्स की खिलाफ वर्जी। तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर को भी चेक करेगा। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर, और अगर सोर्स प्रोग्राम में एरर हुआ कैन नॉट बी कंपाइल, तो फिर वो सोर्स प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल से मुराद यानी कि ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि यहां ट्रांसलेटर जो है वो कंपाइलर है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोड जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल से मुराद भी यहां ट्रांसलेशन ही होगी, क्योंकि कंपाइलर कर रहा है, इसलिए इसको हम कंपाइल भी कह सकते हैं। अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज रिटन। तो कंपाइलर सिर्फ उन लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा जिनके लिए इस कंपाइलर को जो है वो लिखा गया है। मतलब अगर सी लैंग्वेज का कंपाइलर है तो जाहिर बात है वो सी लैंग्वेज के लिए लिखा गया है, तो वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, कंपाइल करेगा। अगर जावा लैंग्वेज के लिए कोई कंपाइलर लिखा गया है तो वो जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम को सिर्फ जो है वो कंपाइल करेगा, ट्रांसलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सी का जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करेगा सिर्फ उन प्रोग्राम्स को जो किसमें लिखे गए हैं, सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। तो वेरी सिंपल, कंपाइलर की डेफिनेशन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट चलते हैं इंटरप्रेटर। ये देखते हैं कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम है, ये भी सिस्टम प्रोग्राम है, ये भी ट्रांसलेटर है, जो कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन। तो एक स्टेटमेंट, प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा एट वन टाइम, यानी एक वक्त में सिर्फ एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को रन करेगा बिफोर ट्रांसलेटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। इससे पहले के सोर्स प्रोग्राम में अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करे, पहले ये पिछली स्टेटमेंट को जो है वो कन्वर्ट करके मशीन कोड में एग्जीक्यूट भी कर चुका होगा। ठीक होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहां हमारे पास जो है वो एक प्रोग्राम है, एक लाइन है, उसमें एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट, पांचवी, छठी, सातवीं। तो इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा, पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड के अंदर, अगर इसमें उसको कोई एरर नहीं मिला तो इसको ट्रांसलेट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, फिर दूसरी को ट्रांसलेट करेगा मशीन में, एग्जीक्यूट कर देगा, फिर तीसरी को ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट। जब चौथी के ऊपर पहुंचा तो यहां जब उसने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की तो इसमें आ जाएगा एरर। फॉर एग्जांपल डेवलपर से कुछ गलती हो गई है, उसमें इसमें एरर है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, यही काम छोड़ देगा सब कुछ, वो कहेगा बस भाई आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं लाइनें नहीं देखूंगा, बस काम करना छोड़ देगा, और डेवलपर को, प्रोग्रामर को इस लाइन में जो एरर है वो एरर जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ये एरर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, इस लाइन में जो एरर है उस एरर को दूर करेगा, और जब दूर करेगा तो फिर दोबारा से इंटरप्रेटर को कहेगा कि भाई आप दोबारा एक दफा ट्राई करो। तो इंटरप्रेटर हालांकि इन पहली 3 लाइनों को पहले से वो सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर चुका था, बल्कि इनको एग्जीक्यूट भी कर चुका था
सक्सेसफुली, क्योंकि इनमें कोई एरर नहीं था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, दोबारा से पहली लाइन को फिर जो है वो शुरू से ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर ट्रांसलेट एग्जीक्यूट, फिर ट्रांसलेट एग्जीक्यूट, चौथी पे पहुंचेगा। अब इसमें भी कोई एरर नहीं है तो इसको भी ट्रांसलेट करेगा पहले मशीन कोड में और फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। फिर पांचवी जो लाइन है इसको भी ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा और छठी को भी करेगा। और फिर जब सातवीं पे पहुंचा तो फिर यहां इस लाइन में एरर है। तो अब आप सोच लेंगे इंटरप्रेटर क्या करेगा। इंटरप्रेटर जब प्रोग्रामर इस लाइन में से एरर रिमूव करेगा तो इंटरप्रेटर फिर दोबारा शुरू से यहां से शुरू करेगा, फिर पहली लाइन से करता जाएगा और फिर 7 लाइनों को सक्सेसफुली ट्रांसलेट करके तो इनको एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन। यानी ये काम इस तरह करता है कि उसी वक्त स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके और उसी वक्त उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर देगा। ये कंपाइलर की तरह काम नहीं करता। तो इंटरप्रेटर के अंदर जो है वो किसी किस्म का ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट नहीं होगा, ये हर दफा शुरू से ही काम करेगा। बल्कि आगे हम उसको पढ़ते हैं तो आगे वो हमें बताएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लेता हूं, जो है वो इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहां से। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, अगर किसी स्टेटमेंट में एरर है, इंटरप्रेटर वर्किंग छोड़ देगा, स्टॉप कर देगा एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज, और प्रोग्रामर को एरर बता देगा। एडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज है इसका यहां लिखा हुआ, और एक एडवांटेज है यहां लिखा हुआ और एक डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटर का। और ये किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपाइलर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर कंपाइलर पे वो ये है, इसमें एरर आपको जल्दी मिल जाएगा प्रोग्रामर को। जाहिर बात है पहली लाइन को वो ट्रांसलेट कर रहा है तो उसमें अगर एरर है तो वो उसी वक्त उसको बता देगा, वर्किंग अपनी रोक देगा और प्रोग्रामर से कहेगा भाई आपकी पहली लाइन में एरर है, इसको आप ठीक करो। तो प्रोग्रामर उसको ठीक करेगा तो फौरन एरर मिल जाएगा। अगर आप कंपाइलर के केस में जाएंगे तो देखें कंपाइलर को इस लाइन में एरर तो मिला था लेकिन वो बेचारा आगे काम करता रहा, उसने सारी लाइनों को फिर भी चेक किया। और आप तो ये भी तो ये 4, 5, 6 लाइनें हैं ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 लाइनें हो और 400 लाइन के अंदर एरर हो तो कंपाइलर क्या करेगा, बाकी 600 लाइन पहले वो उनको चेक करेगा और उसके बाद ही फिर आपको बताएगा। तो इसमें एरर आपको देर से मिलेगा कंपाइलर के केस के अंदर, जबकि यहां एरर आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो देखें ना, पहले एडवांटेज में उसने बता दिया एरर जल्दी मिल जाएगा, तो प्रोग्रामर कैन करेक्ट द एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दौरान ही जो है वो एरर को करेक्ट भी कर देगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, वो कह रहा है कि यह ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। भाई एफिशिएंट क्यों नहीं है, आपको एरर जल्दी दे रहा है। जी वाकई एफिशिएंट नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जैसे कंपाइलर कर रहा था ना, ये इस तरह की कोई फाइल इंटरप्रेटर तो नहीं बना रहा, वो तो हर दफा लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन करता है और एग्जीक्यूशन करता है। कंपाइलर ने तो एक दफा बस थोड़ा सा आपको टेंशन दी थी एरर्स की, और जब आपने सारे एरर निकाल ली उसने आपके लिए एक बाकायदा अलहदा से फाइल बना दी, ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब आप इसको बेशक मैनी टाइम्स, 1000 दफा, लाख दफा इसको एग्जीक्यूट करें, दोबारा ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां आपको जब भी प्रोग्राम को रन करना है, आपको हर दफा ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस वन बाय वन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन जो है वो इंटरप्रेटर से करवाना पड़ेगा। तो इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता, इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज ईच टाइम। हर दफा इसको ये काम करना पड़ेगा जो है वो इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वन बाय वन। एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि अगर हम कंपाइलर देखें तो सी लैंग्वेज जो है वो हमारी वो कंपाइलर को एज ए ट्रांसलेटर यूज करती है। तो सी लैंग्वेज जो है वो यूज करती है कंपाइलर को एज अ ट्रांसलेटर, और बेसिक लैंग्वेज जो है, ठीक है जी, ये इंटरप्रेटर को यूज करती है एज ए ट्रांसलेटर। एक और लैंग्वेज भी है जो आप अक्सर सुनते होंगे, वीबी। तो वीबी भी ट्रांसलेटर के तौर पे किसको यूज करती है, इंटरप्रेटर को यूज करती है। यानी अगर आप वीबी इंस्टॉल करते हैं और वीबी का कोड जो है वो आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो बेसिकली इंटरप्रेटर काम कर रहा होगा। अगर आप सी इंस्टॉल करते हैं और उसके कोड को ट्रांसलेट करते हैं तो बेसिकली बैक एंड के ऊपर सी का कंपाइलर काम कर रहा होगा। तो ये इन दोनों की एग्जांपल्स भी होगी। सिमिलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर ट्रांसलेटिंग जो है वो प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन जो समरी लैंग्वेज में लिखी होती हैं, उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक बेस भी है, यानी कि आपको थ्रू आउट
प्रोग्रामिंग करियर के अंदर जो है वो इन्हीं से वास्ता पड़ेगा ऑलमोस्ट, इस इन्हीं टाइप के ट्रांसलेटर के साथ। या फॉर एग्जांपल अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो जावा जो है वो इंटरप्रेटर को भी यूज करती है और कंपाइलर को भी यूज करती है। वो क्यों ऐसा करती है वो तो हम अगर जावा की बात करेंगे तो फिर उस वक्त जो है वो इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सी जो है वो कंपाइलर यूज करेगी, वीबी जो है वो इंटरप्रेटर यूज करेगी, बेसिक जो है वो भी इंटरप्रेटर यूज करेगी, और कोई भी असेंबली लैंग्वेज है वो ट्रांसलेटर के तौर पर किसको यूज करेगी, अपने असेंबलर को यूज करेगी। हर आपको पता ना हर प्रोसेसर की खुद की एक असेंबली लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि एक डिफरेंट टाइप मॉडल का आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, दूसरा डिफरेंट है, दोनों की सेम असेंबली लैंग्वेज है। जाहिर बात है दोनों प्रोसेसर, अगर आप चैप्टर नंबर 5 रिकॉल करें तो उसमें आपने पढ़ा इन हर मुख्तलिफ प्रोसेसर जो मॉडल होते हैं उनका इंस्ट्रक्शन सेट होता है। कोई 102 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं, कोई 18 जो पुराने मॉडल के प्रोसेसर हैं उनकी नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम हैं, तो इनके आर्किटेक्चर भी डिफरेंट हैं। तो इनमें जो वो क्या कहते हैं उसको, अंदर जो रजिस्टर साइज़ है जिसको आप वर्ड साइज़ कहते हैं, जो कोई पुराने जो आपके प्रोसेसर हैं वो 16 बिट के हैं, जो नए प्रोसेसर हैं वो 32 बिट के हैं, फिर 60, तो वो भी डिफरेंट। तो ये आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा तो जाहिर बात है असेंबली लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। तो जब असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट है तो फिर असेंबलर भी जो है वो आपका वेरी करेगा। तो ये 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स हैं, यानी कि ट्रांसलेटर को अगर वर्किंग के लिहाज से कैटेगराइज किया जाए तो फिर हम उसको कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में डिवाइड कर देते हैं। आप इसके बाद जो है ये छोटा सा टेबल है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आपने इसको जो है वो एक दफ़ा स्टडी कर लेना है कि दोनों में जो है वो क्या फ़र्क है। तो ये वही फ़र्क है जो ऊपर उसने ऑलरेडी इन सारे कंटेंट के अंदर हमें वाज़ह कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक छोटा सा एक सेमी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए या शायद के ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे वो पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा सी लैंग्वेज की हिस्ट्री का। तो वो कह रहे जी सी एक पॉपुलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल है। डेनिस रिची जो है वो पर्सन है जिसने इसको जो है वो डेवलप किया था। कहाँ डेवलप किया था? AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर 1972 के अंदर। आपको पता है ये बेल लेबॉर्ट्रीज जो है अब आपको बेल लैब्स नोकिया के नाम से, अब आपको ये उसका पुराना नाम है AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज, अब आपको ये बेल लैब्स नोकिया के नाम से जो है मिलेगा। ये आई थिंक ये न्यू जर्सी में इसका जो है वो USA में इसका हेडक्वार्टर है। सी लैंग्वेज जो है वो डिराइव की गई थी, इससे एक पहले लैंग्वेज थी जिसका नाम था बी। ठीक है जी, तो एक बी लैंग्वेज थी जो कि केन थॉमसन ने जो है वो 1969 to 70 के बीच में जो है वो डेवलप की थी। तो ये सी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर बेस करके, यानी कह लें कि उसी को यूज करके, उसी के फीचर को, कॉन्सेप्ट को यूज करके सी लैंग्वेज को जो है वो डेवलप किया गया। तो आप कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज की जो मदर लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज है। हालांकि आज अगर कहा जाता है तो मोस्टली जितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर लैंग्वेज हम सी और C++ को कहते हैं, लेकिन सी की अपनी मदर लैंग्वेज भी है और वो आपने देख लिया वो बी लैंग्वेज है। केन थॉमसन जो है वो उसको किया। सी लैंग्वेज वाज जो है वो ओरिजिनली डिजाइन की गई थी सिस्टम प्रोग्राम्स जो है वो उनको लिखने के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे आजकल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके ऊपर भी मुख्तलिफ सिस्टम प्रोग्राम वो हम बात कर चुके हैं। जैसे हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जैसे जो हमारे रिकवरी के प्रोग्राम्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो सी लैंग्वेज को उस वक्त ओरिजिनली डिज़ाइन इसी मकसद के लिए किया गया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलने वाले कुछ सिस्टम प्रोग्राम जो हैं उनको जो है वो डिज़ाइन किया जाए। लेकिन इसकी जाहिर बात है इसकी जो फीचर की पावर थी या इस लैंग्वेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया और फिर इंडस्ट्री में इससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो डेवलप होनी शुरू होगी। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है। ये जो आपको नज़र आ रहा है NCC, हम ये लेक्चर्स में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज का जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है वो NC वालों ने जो है वो डेवलप किया था। इसका जो स्टैंडर्ड जो सिंटेक्स है उसको हम जो कहते हैं NCC कहते हैं। NCC C89 स्टैंडर्ड जो कब रिलीज किया था इन्होंने? 1989 में। फिर C का नया स्टैंडर्ड बाद में आया C99, उसमें काफ़ी नए फीचर इंप्रूव किए गए, नई चीज़ें उसमें ऐड की गई और इस तरह ये जो है वो सिलसिला जो है चलता रहा। इस वक्त जो सी का लेटेस्ट जो है वो ये 99 के अंदर, फिर उसके बाद C11 आया हमारे पास, बीच में भी आए होंगे, मैं उसको अभी
इसको कट द स्टोरी शॉर्ट, तो उसको हम ज़रा स्किप कर देते हैं। तो ये 2011 में सी जो है वो स्टैंडर्ड आया 2011 के अंदर। इसमें जो है वो थ्रेड्स की जो फंक्शनैलिटी है वो सी लैंग्वेज में उसको ऐड किया गया। थ्रेड छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जो आपके जो है वो प्रोसेसर जिनको जो है वो रन कर रहा होता है, तो उसकी फंक्शनैलिटी फीचर्स और कुछ भी ऐड किए गए। फिर उसके बाद C17 स्टैंडर्ड आया 2017 के अंदर, और इस वक्त C18 स्टेबल जो इसका स्टैंडर्ड है C18 वो लेटेस्ट C जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो चल रहा है। तो हम भी C का जो है वो एक अच्छा कंपाइलर यूज़ करेंगे। टर्बो C++ कंपाइलर बड़ा पॉपुलर कंपाइलर है, ठीक है जी। उसको हम यूज़ करेंगे सी के प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। और एडिटर जो है वो भी हम यूज़ करेंगे टर्बो C++ एडिटर, जो बैक एंड के ऊपर जो है वो सी कंपाइलर को जो है वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट उसने किया होता है, उसको यूज़ कर रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह जब हम कोड करेंगे तो मैं वो सारा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा किस तरह जो है हमने इंस्टॉलेशन करके, तो एक पहला प्रोग्राम सी का जो है वो हमने लिखना है। तो ये सी की हिस्ट्री को भी आप एक जो है वो इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये कुछ लाइंस हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड, इसको स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन ये ऊपर हमारे जो है 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह होगा एडवांटेज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे चैट बॉक्स में जब आप लिख दें ताकि मैं इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखिएगा।